सदर ट्रंप ने जो 20 नुकाती अमन मंसूबा पेश किया है, इसमें बहुत ज़्यादा इबाहम मौजूद है और हर एक शिक पर अलहदा से मुज़ाकरात करने की और उसको मज़ीद वाज़ह करने की ज़रूरत है। और ये मंसूबा काबिल अमल नज़र नहीं आता, लेकिन इस मंसूबे के ज़रिए मुस्तकबिल करीब में एक बड़ा ऑब्जेक्टिव और फेस सेविंग इसराइल और अमरीका हासिल करने जा रहे हैं, जिसके बारे में आगे चल कर वीडियो में तफसील से बात करता हूँ। वीडियो को आप काइंडली लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस प्लान में फ़लस्तीनियों को कोई गारंटी नहीं दी गई, सब गारंटियाँ इसराइल को दी गई हैं। और जो मुस्लिम ममालिक के दो बड़े मुतालबात हैं, इसराइली फ़ौज का गज़ा से मुकम्मल इनखला और फ़लस्तीनी अलग रियासत के क़याम का मुतालबा, इनको इस प्लान में एड्रेस नहीं किया गया और इस बारे में किसी किस्म की कोई गारंटीज़ भी वाज़ह नहीं की गई कि अगर इसराइल अपने इस मुआहदे की किसी शिक पर अमल दरामद नहीं करता तो इस पर कैसे अमल दरामद कराया जाएगा। इस लिहाज से देखा जाए तो मुस्लिम ममालिक की तरफ से ये एक तरह का सरेंडर है और इस मंसूबे के तहत इसराइल वो तमाम चीज़ें हासिल करने जा रहा है जो कि वो जंग से भी हासिल नहीं कर पाया। इसराइल का जंग का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव था कि अपने यरगमाली शहरी जो कि हमास के पास कैद हैं उनको रिहा करवाया जाए, और दूसरा ऑब्जेक्टिव ये था कि हमास का मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा कर दिया जाए। लेकिन इतने ज़्यादा जुल्म ढाने के बावजूद भी वो अभी तक ये दोनों ऑब्जेक्टिव हासिल नहीं कर पाया। लेकिन अब इस प्लान में ये दोनों ऑब्जेक्टिव हासिल किए जा रहे हैं और इसमें वाज़ह तौर पर हमास से यरगमालियों की फौरी रिहाई की भी शराइत रखी गई हैं और हमास का मुकम्मल तौर पर हथियार डालना भी इस मंसूबे में शामिल है। दूसरी अहम बात कि फ़लस्तीनी आज़ाद रियासत के क़याम को बहुत ज़्यादा मुबहम अल्फाज में इस प्लान में ज़िक्र किया गया है। इसराइल मुकम्मल तौर पर फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की मुखालफत करता है और इस प्लान में फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की कोई गारंटी शामिल नहीं है और बज़ाहिर इस पर भी मुस्लिम ममालिक को कोई एतराज़ नहीं है। अब इसकी दो वजूहात हैं कि मुस्लिम ममालिक ये इतनी बड़ी कुर्बानी या इतनी बड़ी डिमांड से पीछे क्यों हटे हैं। पहली तो ये कि मुस्लिम ममालिक बेबस हैं, वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। और दूसरी वजह यह है कि इतना कुछ जो 2 सालों में जुल्म हुआ है गज़ा के लोगों पर, जो कि अभी तक जारी है, तो फ़िलहाल जो सबसे बड़ा मकसद मुस्लिम ममालिक का है वो वहाँ पर अमन का असूल है और इन लोगों की वहाँ पर जानों को बचाना और ख़ुराक और ज़रूरियात ज़िंदगी का बंदोबस्त उन लोगों के लिए करना, ये मकसद अवलीन मुस्लिम ममालिक का है। और इसी को हासिल करने के लिए इन सख्त शराइत वाले मंसूबे पर मुस्लिम ममालिक मुतफ़िक नज़र आते हैं। जबकि फ़लस्तीनी रियासत का जो क़याम है वो तो ताकत के बल पर ही हासिल किया जा सकेगा, जो कि फ़िलहाल किसी भी मुस्लिम मुल्क के पास नहीं है। और ये कैसे होगा, तो वो हमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से बशारत मिलती है कि फ़लस्तीन की आज़ादी का रास्ता हिंदुस्तान से होकर ही जाएगा और ताकत के ज़रिए ही वो हासिल की जाएगी। अब इस बारे में सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा हम लोग तनकीद करते हैं मुस्लिम हुक्मरानों पर कि वो कुछ नहीं कर पाते, लेकिन सारी ज़िम्मेदारी मुस्लिम हुक्मरानों पर आयद नहीं की जा सकती। हकीकत यह है कि बहसीयत मुसलमान मैं और आप भी इस सब सूरत हाल के ज़िम्मेदार हैं और इस्लाम को गालिब करने की ज़िम्मेदारी मुझ और आप पर भी उतनी ही आयद होती है जितनी कि इन मुस्लिम हुक्मरानों पर। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने सूरह आल इमरान आयत 139 में वाज़ह तौर पर एक क्राइटेरिया बताया कि मुसलमान कब गालिब रहेंगे। अल्लाह फरमाता है कि अगर तुम मोमिन हो तो तुम ही गालिब रहोगे। यानी मुसलमानों के गलबे की एक वाज़ह शर्त कुरान पाक में अल्लाह ने रख दी कि जब वो मोमिन होंगे तो वो गालिब रहेंगे। अब मोमिन की कुछ सिफ़ात और खसूसियात हैं, और अगर मैं और आप अपना जायज़ा लें तो हम इन सिफ़ात या खसूसियात जो एक मोमिन की होती हैं, मैं और आप इन पर पूरा नहीं उतरते, तो हम अल्लाह की ये शर्त पूरी नहीं कर रहे गलबे की। लिहाजा इसीलिए हम मुसलमान दुनिया भर में रुसवा हो रहे हैं और मगलूब हैं। तो इसकी ज़िम्मेदारी आप और मुझ पर भी आयद होती है कि हम पहले ख़ुद को अल्लाह की जो डिमांड्स हैं उनके मुताबिक करें, मोमिनीन की सिफ़ात अपनाएं, उसके बाद अल्लाह का वादा है कि वो गलबा हमको अता कर देगा। व्यूअर्स, अब ख़बरें इस तरह की भी आई हैं कि जो मुस्लिम ममालिक के साथ प्लान शेयर किया गया, जो 8 मुस्लिम ममालिक की मुलाकात सदर ट्रंप से हुई, उसमें जो डिस्कशन हुई और पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ जो सदर ट्रंप की वाइट हाउस में मुलाकात हुई, उसमें जो डिस्कशन और प्लान शेयर किया गया और जिस प्लान की हमायत उनसे हासिल की गई मुस्लिम ममालिक से, वो मुख्तलिफ था और फाइनल जो ड्राफ्ट है वो मुख्तलिफ है। क्योंकि इस सब के बाद जब नेतन्याहू की मुलाकात सदर ट्रंप से हुई तो उसमें नेतन्याहू की डिमांड्स पर कुछ तब्दीलियां की गईं और प्लान को उन तब्दीलियों के बाद हतमी शक्ल दी गई।
پاکستان میں بہت زیادہ پریشر آیا سوشل میڈیا پر عوام کی طرف سے، اور اینالسٹ، تجزیہ کار اور حکومتی سیاستدانوں کی طرف سے بھی اس پر تنقید کی گئی، جس کے بعد اسحاق ڈار صاحب کو پریس کانفرنس کر کے صورتحال کی وضاحت دینی پڑی اور بتانا پڑا کہ یہ بات سچ ہے کہ ہمارے ساتھ جو پلان شیئر کیا گیا وہ اور تھا، جبکہ بعد میں اس میں تبدیلیاں کر دی گئی ہیں۔ تو لہٰذا اس سے پاکستان اب اس پلان سے کچھ تھوڑی دوری اختیار کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس منصوبے کے پیچھے جو اسرائیل اور امریکہ کا ایک بڑا گیم پلان نظر آ رہا ہے، اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ منصوبہ قابل عمل ہوگا اور کیا حماس اس کو تسلیم کر دے گا؟ تو یہ جو سب سے بڑی شرط ہے حماس کے خاتمے کی، تو یہ مشکل نظر آتا ہے کہ حماس اس کو تسلیم کرے، اور اگر وہ تسلیم نہیں کرے گا تو اس کے جواب میں جو صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ اگر حماس اس پر ایگری نہیں ہوتا تو پھر اسرائیل کو کھلی چھوٹ ہوگی کہ وہ وہاں پر جو مرضی کرے، اور اس کے لیے اس کو بھرپور امریکی حمایت حاصل ہوگی۔ تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جو یہ سخت شرائط رکھی گئی ہیں اس منصوبے میں، جو کہ بظاہر حماس کی طرف سے نہیں مانی جائیں گی، تو اس کے جواب میں ایک پلان بڑی جنگ کا تیار ہے، اور اس کے لیے جو فیس سیونگ دی جا رہی ہے وہ یہ امن منصوبہ ہے 20 نکاتی صدر ٹرمپ کا۔ جب ایک بڑی جنگ فلسطین اور عربوں سے شروع کی جائے گی مستقبل قریب میں، تو عالمی پریشر آئے گا۔ اس کے جواب میں کہا جا سکے گا کہ امریکہ اور اسرائیل نے تو حماس کو معاہدے کی پیشکش کی تھی، اب یہ تو حماس ہی ہے جس نے اس سے انکار کر دیا اور ایک بڑی جنگ کو منتخب کیا، تو اس کی تمام ذمہ داری اب امریکہ اور اسرائیل پر نہیں بلکہ حماس پر عائد ہوتی ہے۔ لہٰذا یہ امن منصوبہ جو مجھے نظر آتا ہے ایک بڑی جنگ کو شروع کرنے کے لیے ایک فیس سیونگ کے طور پر آنے والے دنوں میں استعمال کیا جائے گا۔ اس پلان میں ایک انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس کے قیام کا ذکر ہے، جو ایک فوج عرب ممالک پر مشتمل ہوگی، وہاں پر سیکیورٹی کے فرائض سنبھالے گی غزہ میں جا کر۔ تو یہ ایک خوشائن قسم کا ایک پوائنٹ ہے اس منصوبے میں بظاہر، کہ وہاں پر اسرائیلی فوج کے انخلاء کے بعد ایک مسلم فوج وہاں پر موجود ہوگی، اور امکان یہی ہے کہ پاکستانی فوج بھی اس میں شامل کی جائے گی، جو ظاہر ہے وہاں پر فلسطینی لوگوں کے لیے ایک ہمدردی کا جذبہ رکھے گی۔ لیکن اس بات کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ جب حماس سے اپنے یرغمالیوں کو اسرائیل رہا کر دے گا اور حماس سرنڈر کر دے گا، تو اسرائیلی فوج وہاں سے انخلاء سے انکار بھی کر سکتی ہے، ان کے انخلاء کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اور جو بورڈ غزہ کے معاملات کو گورن کرے گا، اس کی نگرانی بھی صدر ٹرمپ کریں گے۔ اب صدر ٹرمپ پر کون اعتبار کر سکتا ہے، جو صبح کو اور بات کرتے ہیں اور شام کو اور۔ ویئرز، امید ہے یہ ویڈیو آپ کے لیے انفارمیٹیو رہی ہوگی۔ اپنی رائے سے آپ کمنٹ میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔